नमस्कार। हेलो डॉक्टर के आज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। आजकल हर घर में आप देख सकते हैं कमर दर्द की समस्या से ग्रसित लोग पाए जा रहे हैं और ख़ासकर स्पाइन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हर घर में पाए जा रहे हैं। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आता है स्लिप डिस्क, शियाटिका और डिस्क बल्क जैसे जो बीमारियां हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर हम केवल कमर दर्द की बात करें तो आप देख सकते हैं हर घर में जो है कमर दर्द की समस्या से ग्रसित लोग आपको दिख जाएंगे। हालांकि कमर दर्द को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और फिलहाल हम बात करते हैं कि बाम और कुछ भी ऑइंटमेंट लगाकर हम उसको इग्नोर करते जाते हैं और जब वो समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर लेती है जब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कमर दर्द और क्या निवारण है उसका और ये रोग किस तरीके से आता है और इसका क्या इलाज किया जाए। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजविंदर सिंह चौधरी जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर दूरदर्शन में। सर से चर्चा हम करेंगे लेकिन उससे पहले दर्शकों से मेरा निवेदन है क्योंकि आप भी अगर कमर दर्द की समस्या से ग्रसित हैं तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 0141270499 0141270498। सर आपसे अगर शुरुआत करते हैं, ब्रेन और स्पाइन के आप सर्जन भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। स्पाइन रिलेटेड जो इश्यूज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, स्पाइन रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो उनमें क्या क्या इंक्लूडेड होती हैं और खासकर शियाटिका जिसे हम कमर दर्द, लोअर बैक पेन भी कहते हैं, वो क्या है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्पाइनल पेन्स का जो सेगमेंट है वो एक्चुअली काफ़ी लंबा है। वो राइट फ्रॉम सर्वाइकल रीजन टू लंबर रीजन, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कैनाल है उसका भी एक डिवीज़न है। ये सर्वाइकल सेगमेंट होता है। इसके नीचे का जो बीच का सेगमेंट है उसे हम डॉर्सल रीजन कहते हैं, डॉर्सल स्पाइनल रीजन। और उसके नीचे जो लंबर सेगमेंट होता है। तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस जो अभी कर रहे हैं इस टॉपिक को लेके वो है हमारा कमर दर्द का इशू। अगर हम कमर दर्द की बात करें तो वो लंबर रीजन जो होता है वो कमर दर्द के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत सारे लंबर पेन्स होते हैं जो कि फाइनली आम पब्लिक के लिए या बोलचाल में जिनको हम शियाटिका का पेन या कमर दर्द या लंबर डिस्क की प्रॉब्लम करके हम संबोधित करते हैं। पर पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ जो है वो कॉमन ही है कि वहाँ पर कुछ नर्व्स होती हैं जो एग्जिट करती हैं और कोई डिजीज कंपोनेंट उसको कंप्रेस करता है या उसको दबाता है, उसकी वजह से इस तरह के पेन्स होते हैं। बात करूं इन पेन्स के बारे में तो आज के दौर में जिस तरीके से युवा पीढ़ी या हमारी वर्किंग स्टाइल रही है, काफ़ी लंबे लंबे सेगमेंट में लोग ऑफिस में वर्क करते हैं और फिर आज भी हमारे रूटीनली ओपीडी या प्रैक्टिस में लोग आते हैं कि सर 6-8 घंटे के हमारे वर्किंग टाइम्स हैं, उनमें मैं बैठ के कंप्यूटर पर या इस तरीके से पर्टिकुलर पोस्चर में वर्क करना पड़ता है या लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जॉब्स हैं। तो वो सारे एक इस तरह की प्रेजेंटेशन लेके लोग आते हैं और फिर उसको फाइनली हम इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू या फर्दर फिर मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करते हैं। वो एक लंबा विषय है, पर कमर दर्द वाला जो पार्ट है वही सियाटिका है, घूम फिर कर, और वही लंबर पेन है। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो कमर दर्द शियाटिका की हम बात कर रहे हैं वो हमारी पूरी स्पाइन से रिलेटेड है क्योंकि कमर दर्द को आमतौर पर इसको इग्नोर कर दिया जाता है, नॉर्मल बैक पेन समझ के इग्नोर, लेकिन ये पूरा जो है यहाँ से ऊपर से नीचे तक जा रहा है और वो पूरा लेग में भी जाता है। तो आपका कहने का मतलब यही है, ठीक है सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स पर, रीज़न पर, क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं हम, क्योंकि मेरे को जहाँ तक समझ है पोस्चर का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है, आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? बिल्कुल, जैसा आपने पहले से डिस्कस किया कि जो स्पाइनल पेन्स का सेगमेंट है वो गर्दन से लेके नीचे तक होता है, लंबर रीजन तक होता है। और रीजन्स की हम बात करें तो हर सेगमेंट की फिर पर्टिकुलर कॉजेज़ हैं। जैसे अभी हम केवल लंबर रीजन की बात करूँ तो लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, एक पर्टिकुलर पोस्चर में झुक करके बैठना, बार बार जो जमीन पे कोई पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अपन पिक करते हैं, उठाते हैं, और आपको यस बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग है। मेरे पास रूटीनली बहुत यंग जनरेशन के लोग आते हैं, 20, 25, 30 साल वाले जो जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें वो वेट उठाते हैं। उस वेट को उठाने की वजह से उनके कमर में या फिर गर्दन में डिस्क की प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो एक्टिविटी रुकती नहीं है वो जिमिंग की, तो प्रॉब्लम्स भी कंपेरेटिवली बढ़ती जाती हैं। एक फेज लाइफ का ऐसा जाता है जब वो जिमिंग एक्सरसाइज ऐसा बंद हो जाती हैं और फिर वो डॉक्टर्स के पास आपको फाइनली कंसल्टेशन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक डिजीज़ है, लंबर डिजीजेज, उनका एक स्पेक्ट्रम है राइट फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबर, और जिस तरह की प्रेजेंटेशन होती है उस तरह के लोग या मरीज हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, फैक्टर्स की हम बात भी करें, आपने बताया कि जो सिटिंग है, पोस्चर है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर आज की लाइफ की हम बात करें तो मोस्टली जो जॉब है वो सिटिंग जॉब ही है। तो ऐसे में मैं ये चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो सिटिंग जॉब करते हैं उनको थोड़ा सा आप गाइडलाइन कीजिए कि किस तरीके से पोस्चर में हमें बैठना चाहिए और किस तरीके से हमें बीच बीच में जो है गैप, कितने टाइम में हमें गैप लेके वॉक करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत से लोग जिनके कि 6 से 8 आवर्स के
वर्किंग ड्यूरेशंस होते हैं और जनरली ऑफिसेज का वर्क है तो वो उसी पर बैठ के कि निश्चित है 8 घंटे तक वर्क करते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह ये है कि करीब 1.5 से 2 घंटे का ऐसा पीरियड है, अगर आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं तो 1.5 से 2 घंटे, अदरवाइज 1 घंटे का ऐसा पीरियड है जिसको कि आप सिटिंग पोस्चर में वर्क करके निश्चित तौर पर 5 मिनट के लिए एक उस सिटिंग पोस्चर को ब्रेक दीजिए। अब वो ब्रेक किस फॉर्म में हो सकता है कि आइडियली आप झुक करके बैठे हैं या स्ट्रेट बैठे हैं तो पोस्चर को थोड़ा सा चेंज कीजिए। पहली चीज मतलब उस फिक्स पोस्चर में, जैसे मान लीजिए मैं इस पोस्चर में बैठा हूं तो आई शुड चेंज माय पोस्चर फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, 1 घंटे के बाद। दूसरा तरीका होता है उसको और मैनेज करना कि आप खड़े होकर के अपने वर्क प्लेस से खड़े होकर थोड़ा टहल लें, घूम लें। 5 मिनट्स का ये भी ऐसा ड्यूरेशन होता है जिससे कि कोई लॉन्ग टर्म में जो फैक्टर्स आपकी स्पाइनली पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स कम होते हैं। तो पोस्चरल चेंज, ऑब्लिक थोड़ा सा वॉक कर लें ऑफिस के अंदर, यही फिजिबल है और यही शायद लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से करें। बार बार ऑफिस के अंदर भी वर्क करने वाले लोग जैसे बार बार झुकते हैं कोई चीज़ पिक करने के लिए या उठाने के लिए, तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं कि भाई मेरे थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो मैं कोई चीज़ बार बार झुक करके पिक ना करूं, या बार बार झुकने की जो एक्टिविटीज़ कोई भी है उसको अपन ना करें। तो ये कुछ जैसे घरेलू नुस्खे जिसको अपन कहते हैं उस तरह के मेथड्स हैं जिससे कि कोई इस तरह का पेन आपके हो रहा है और वो प्रोग्रेस भी कर रहा है तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? जी मैम। जी सर, आपका नाम बताइए और आपकी क्या समस्या है, पूछिए सर। जी मैम, सूरज नाम है मैम मेरा। जी सर, सवाल क्या है आपका? हाँ मैम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये टीवी पे राजेंद्र डॉक्टर जी का है वो आ रहा था प्रचार, क्या नाम है, राजस्थान चैनल पर। तो मेरे को सर्विकल स्पाइन में प्रॉब्लम है मैम। जी सर। जिसकी वजह से मैं सर समस्या क्या है आपकी? सर्विकल स्पाइन में प्रॉब्लम है मैम। मतलब कि उसमें मैंने डॉक्टर से MRI करवा कर रिपोर्ट ली है तो वो बता रहे हैं कि नस ब्लॉक हो गई है, नस में ब्लॉकेज है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई MRI भी हो चुकी है और उसमें अगर डॉक्टर्स जिन्होंने भी विजिट, आपने जिनको विजिट किया है वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो कोई डिस्क या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नर्व का कंप्रेशन हो रहा है। अब नर्व का कंप्रेशन हो रहा है कोई डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको 2 तरीके से जनरली मैनेज किया जाता है। कंजर्वेटिवली मतलब दवाई, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, घर बैठे एक्सरसाइजेस, एक तो ये तरीका है उसको मैनेज करने का। और अगर कहीं डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और ये कंजर्वेटिव जो मोड्स हैं ट्रीटमेंट के उससे बैठेगा नहीं, या लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं या और भी चीज़ें दिक्कत करेंगी पेशेंट को, तो फिर डेफिनेटली जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वो उसका मोड चेंज करता है और फिर उस पेशेंट को आइदर सर्जरी या इस तरीके की एडवाइसेस भी मिलती हैं। तो मेरा यही कहना है कि प्रॉपर MRI को देख करके जिस तरह की अगर एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट ऑब्लिक न्यूरोसर्जन जो भी कैटेगरी के डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं तो उनको एक ओपिनियन उन्होंने बनाया होगा कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कुछ वीक्स के लिए या 3-4 महीने तक तो अपन कंजर्वेटिवली चला सकते हैं, लेकिन इनके 3-4 महीने की दवाइयाँ लेने के बाद, रेस्ट करने के बाद, कुछ एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, वो करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे तो कोई रिलीफ नहीं है और अगर सर्जिकल इशू कोई निकल करके आता है तो डेफिनेटली आज की तारीख में स्पाइन से रिलेटेड काफ़ी सर्जरीज करते हैं। सर्जरीज बिल्कुल 100% सेफ है। तो इसलिए अगर कोई सर्जिकल इशू निकल करके आता है तो आप उसको फॉलो कर लें, एक कॉम्पिटेंट न्यूरोसर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा करके जो भी डायरेक्शन होती है उसको आप फॉलो करें। जी सर, हम बात करते हैं आगे की कि सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि ये हमें शियाटिका की बीमारी है, तो क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें शियाटिका हो गया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कमर दर्द तो रूटीनली बहुत सारे लोगों के रहता है, लेकिन उसमें कुछ दर्द का कंपोनेंट ऐसा होता है जिसको कि एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर कोई पेन ऐसा है जो कमर के रीजन से होता हुआ बटक्स के रास्ते से एक तरफ या दोनों तरफ और नीचे पैर में बिल्कुल नीचे तक जा रहा है तो वो जनरली जिसको हम शियाटिका का पेन कहते हैं। शियाटिका का पेन बेसिकली तो शियाटिक नर्व के वजह से उसको एक लेमन टर्म दे दी गई है कि शियाटिका का पेन है, लेकिन बेसिकली उस पूरे सेगमेंट में जो भी लंबर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं उसकी वजह से रेस्पेक्टिव पेन होता है। पर उसका यूजुअल कोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नर्व के पेन का यही होता है कि कमर में दर्द रहेगा, संबंधित व्यक्ति को वो बटक से होते हुए और नीचे पैर तक रेडिएट करेगा। तो ये सबसे सिंपल सिम्टोमेटोलॉजी है इस कंडीशन की, और उसको आदमी समझ सकता है कि भाई मेरे इस तरह का एग्जैक्टली दर्द है और वो जा नहीं रहा है तो मुझे निश्चित तौर पर या तो न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। ठीक है सर, लक्षण की भी हमने बात करी कि हमें जब पेन स्टार्ट होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर सर्जरी तक अभी हम नहीं जाते हैं तो अगर
क्योर हम घर पे ही कर लेते हैं, तो क्या कुछ इसका इलाज हो सकते हैं कि हम सर्जरी से जाने से पहले जो क्योर कर सके, घर पे बैठे भी क्या इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए बता दूं कि जिस तरीके से ये समस्या, मान लीजिए जो कंप्लेंट्स हैं किसी बंदे की या पेशेंट की, वो बढ़ती हैं, थोड़ा बहुत घर पे अपन घरेलू नुस्खे के तौर पर रेस्ट कर लेते हैं, कोई एनाल्जेसिक पेन किलर भी ले लेते हैं, अगर उससे पेन रिजोल्व नहीं हो रहा है और इंटरमिटेंटली यानी कि बार बार ये पेन आ ही रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो एक ऐसा स्टेप आ जाता है कि पेन रिजोल्व हो नहीं रहा है, घर पर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेरा ओपिनियन है कि आपको एक डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर को जो उसको जानता है, उसको कंसल्ट करना चाहिए। सर, आप सर्जरी तक भी अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या होता है ना कि घर पे भी हम जैसे कुछ नॉर्मल कमर का दर्द शुरू होता है तो एक हॉट वाटर बैग से अपन रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा आगे तक नहीं पहुंचे सिचुएशन, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो अगर हम आगे की बात करें, इसके आगे की अगर, तो सर्जरी के क्या क्या ऑप्शन है इसमें सर, और क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? देखिए पहले तो मैं आपको कंजर्वेटिव जो मोड ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि दवाइयाँ, जैसे आपने कहा कि हॉट वाटर बैग आप अप्लाई करें उस लोकल साइट पर जी, और प्रॉपर पोस्चर, ये सारी चीज़ें एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। दूसरा पार्ट आपने जो ट्रीटमेंट का पूछा है, जो कि पेशेंट को हम सर्जिकली एडवाइस करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, सर्जिकली किसी को आप ऐसे एडवाइस नहीं कर सकते, एक प्रॉपर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है। ओके, वो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को आप पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, फुल क्लिनिकली भी उसकी टेस्टिंग करते हैं, और वहाँ पर आपको लगता है कि जो उसकी कंप्लेंट्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस खासतौर से MRI, एक्सरे, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें सर्जरी को फेवर कर रही हैं, केवल उन्हीं कंडीशंस में ही सर्जरी की जाती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी की सर्जरी का प्लान बनाते हैं या उसको एडवाइस करते हैं, तो सर्जरी एक ऐसा फाइनल विकल्प होता है कि जिसके बाद ही पेशेंट को रिलीफ आना चाहिए, बिल्कुल, अदरवाइज वो सर्जरी भी फिर व्यर्थ मानी जाएगी। बिल्कुल। तो वो पूरे सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनके थ्रू पेशेंट गुजरता है और लगता है कि नहीं, ये अब स्थिति उस तरफ है कि ये दवाई से मैनेज होगी नहीं और ये पेन पेशेंट को बार बार परेशान करने वाला है, तो हम ऐसे सारी कंडीशंस में पेशेंट को सर्जरी ही एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। और सर्जरी से आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो उसमें भी पहले एक मान्यता थी कि नहीं, स्पाइन की सर्जरी से बचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेशेंट सालों सालों से परेशान हो रहे हैं, आज उनकी सर्जरी करके उनको बेहतर जीवन, जिंदगी और दर्द रहित जिंदगी मिल रही है। तो सब साइंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और एक नयापन की बात है, उसकी वजह से लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। सर, कितने प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें होते हैं, क्योंकि हम सियाटिका की बात कर रहे हैं और खास करके स्पाइनल जो डिजीज होती है, तो कितने प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं इसके लिए? ट्रीटमेंट जैसे मैंने कि आपको बताया कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल में भी सबसे पहले आप बहुत मतलब कम एनाल्जेसिक्स या कम डोजेज में एनाल्जेसिक्स या कुछ और न्यूरोनल ड्रग्स को यूज़ करते हैं। पेशेंट जनरली उनसे रिलीफ भी हो जाता है, बहुत सी बार नहीं भी होता। उस कंडीशन में पेशेंट को आप घर पे और ऑब्लिक किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने की भी राय देते हैं। तो ये कुछ मोड्स हैं। जैसे ये मोड चेंज होकर के दूसरी तरफ इसका जो एस्पेक्ट है, अगर पेन इन सारी चीज़ों के बाद भी नहीं जा रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ है उनको हैम्पर कर रहा है, तो फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब एक सर्जन को भी और पेशेंट को ये समझ में आने लग पड़ता है कि यार अब सर्जन कहता है कि भाई अब सर्जरी करा लें, पेशेंट जनरली उससे बचना चाह रहा होता है कि उससे बच के कोई काम निकल जाए, लेकिन वो पेशेंट भी समझने लग पड़ता है कुछ महीने के बाद कि नहीं, अब फाइनली मुझे सर्जरी करानी ही पड़ेगी। और एज ए न्यूरो सर्जन मैं कहना चाहता हूँ कि सर्जरी के बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, सुपर रिजल्ट्स हैं। पेशेंट जो इतनी तकलीफ में आता है, घबराया हुआ आता है, वो एक सर्जरी के बाद मुश्किल से 4-5 दिन में इतना अच्छा हो जाता है कि वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ ही 15-20 डेज में करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आम जनता की तरह अगर मैं बात करूं तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई लोग जो होते हैं सर्जरी अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक टर्म मैंने सुना है, एक्जिया LIF करके भी कुछ सर्जरी होता है जो कम खर्चीली होती है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि जो कम खर्चीले हों और ईजिली वो अफोर्ड कर सकें? देखिए इसमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक तो जिसको अपन कहते हैं ना हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन है, इस तरह का एक प्रोसेस है कि आप उस सरफेस पे कुछ मतलब लोकल एनाल्जेसिक्स, लोकल एप्लीकेशन लगा लें, जैसे कि अपन बाम कहते हैं देसी भाषा में, कि भाई कोई पेन हुआ तो आपने उस पर बाम लगा लिया। वो एक लोकल टेम्परेरी एक रिलीफ पैटर्न होता है, हालांकि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है वो कुछ भी, क्योंकि वो बाहर से ही एक्चुअली रिसेप्टर्स को केवल पेन फ्री कर रहा है, बाकी बीमारी को तो क्योर कर नहीं रहा। उसी तरीके से मेडिसिन का भी बहुत एक सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि इस तरह के केसेस में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले लाइटर मोड पे भी यूज़ करते हैं मेडिसिन को, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिस वगैरह नहीं होती। फिर लगता है यार पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं कर रहा, तो हायर साइड ऑफ जो ट्रीटमेंट है एनाल्जेसिस का वो भी चलता है। और भी मैं कहूँ कायरोप्रैक्टर्स भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने कुछ रोल रखते हैं इन चीज़ों में। लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा रोल मैं समझता हूँ वो केवल यही है कि अगर डिजीज़ प्रोसेस अर्ली फेज में है तो उसको दवाई से मैनेज किया जाए, और वो नहीं हो रहा उससे या फिजियो से मैनेज, तो फाइनली आपको सर्जरी एज ए ऑप्शन को ऑप्ट करना ही होता है, उसके अलावा चारा भी नहीं होता। जी सर, हमारे साथ एक फोन लाइन पर कॉलर है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है?
हाँ सर, मैडम आओ ना। जी, अपना सवाल कीजिए, नाम बताइए और उम्र बताइए सर। मेरा नाम रामेश्वर लोखंडे है। जी, सवाल क्या है सर आपका? मेरा पीठ दर्द होता, मैं टेलर काम करता मैम। मेरी उम्र है 48 सर तो पीठ कोई दर्द। नहीं, और मेरा पीठ दुखता है पीछे से, मैं टेलर काम करता हूँ। तो कोई नहीं, जिस तरह का आप पेन बता रहे हैं 48 शायद आप एज बता रहे हैं अपनी राजेश जी, और जिस तरह का आप पेन बता रहे हैं तो बॉडी के अंदर हमारी 35-40 की एज के बाद जो डीजनरेटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, वो रफली मैं मानता हूँ कि उसकी एज 35-40 ही आज के दौर में मैं बात करूँ तो। और उसके बाद जैसे जैसे ये डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू होता है बॉडी का, वैसे वैसे चीज़ें डीजनरेट होती हैं, तो उसमें ये डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और भी अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली मेरी बातों को समझना चाहें तो लिस्थेसिस एक प्रॉब्लम है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक एलिमेंट है उसी से संबंधित, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सर कमर के नीचे के हिस्से में उनको दर्द काफी हो रहा है, तो उसके बारे में भी उनका सवाल है। उसके लिए मेरा आपको राय है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई सबसे इम्पोर्टेंट है, एक एमआरआई कराइए लंबर रीजन की जहां आपको पेन हो रहा है उस हिस्से की, और एक्सरे भी करवाया जा सकता है, वो भी थोड़ा एक बेसिक आइडिया देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। और बहुत सारे डिसीजंस केवल एमआरआई को देख करके ही होते हैं, उससे पहले किसी के भी पेन को देख करके ये कह देना कि ये दवाई से सही होगा, ये फिजियो से सही होगा, ये सर्जरी से सही होगा, वो थोड़ी बेमानी सी बात हो जाएगी। तो अपनी एमआरआई कराइए और फिर एक बिल्कुल संबंधित न्यूरोसर्जन को दिखाइए आप। बिल्कुल सर, अगर हम शियाटिका की बात करें, कमर दर्द की बात करें, तो इसको पहले तो ऐसा माना जाता था ये उम्र संबंधी बीमारी है, उम्र से रिलेटेड मानी जाती है कि आप जब 50 प्लस जाते हैं तब जाके आपको कमर दर्द की समस्या होती है। लेकिन अगर आज की हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आज के यूथ की बात कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों से लेकर यूथ तक तो बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। तो ऐसे में किस तरीके से उसको क्योर किया जाए, यूथ को आपके लिए मैं बताऊँगी कि क्या गाइडलाइन दी जाए ताकि वो, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ मूवी टाइम भी बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिटिंग टाइम आपने जैसे बताया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। और जो हमारा जो बैठने की जो जगह है उसको भी, जैसे क्योंकि कई बार क्या ना यूथ बीन बैग्स, इसका बहुत बड़ा रोल भी मैं मानती हूँ, क्योंकि उससे क्या है पोस्चर पूरी तरह से बैंड हो जाता है, आगे की तरफ हो जाता है। तो यूथ के लिए आपके क्या संदेश है? देखिए, यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिसेबल बात है अब प्रैक्टिस में, वो ये है कि इन दिनों में हम बहुत सारे यंग लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। जनरली सवाल ये उठता है कि साहब आपके पास क्या पता रूटीनली ओल्ड एज लोग आते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। इस वक्त की मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरे पास 17-18 साल से लेकर के और 45 साल का जो एज ग्रुप है, 80% लोग इस ग्रुप के आते हैं। अब ये है कि इस ग्रुप के लोग क्यों ऐसे धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स को आ रही हैं या उनको डेवलप हो रही हैं, तो रीजन बिंग वही है, बहुत फास्ट मूविंग लाइफ है सभी लोगों की, और उसमें बेसिकली जो कुछ इनहिबिशंस होने चाहिए बॉडी पोस्चर्स के, एक्टिविटीज के, वो नहीं है। बहुत एग्जॉस्टिव आप जिमिंग कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्टिव आप अपना वर्क प्लान है आपका, 10-10 घंटे कंप्यूटर बैठ के आप वर्क कर रहे हो, बीच में कोई रेस्ट नहीं है। प्लस खाने पीने से भी जनरली बॉडी का कैल्शियम और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उतनी शुद्धता में आज के टाइम में मानता भी नहीं हो। तो वो फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि उन डिजीजेस के कॉजेज को जनरेट कर रहे हैं और वहाँ से वो डिजीज का प्रोसेस शुरू होता है। तो यंग लोगों में मैं बात करूँ तो हमारे पास 18, 20, 22 इस एज ग्रुप के पेशेंट्स इस सीवियरिटी की बीमारी लेके आते हैं कि हम 2 से 4 महीने तो उनको कंजर्वेटिवली दवाइयों पे मैनेज करते हैं, उनके एक्सरसाइजेस कराते हैं, लेकिन एक फेज ऐसा आता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ दिस एज ग्रुप उनको फाइनली सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ती है, और सर्जरी के बाद ही आज वो चलने फिरने या अपने डिजीज फ्री जोन में जा पाते हैं। तो यंगर जनरेशन ग्रुप जो है वो बहुत इन्वॉल्व हो रहा है इन डिजीज को लेकर। तो निश्चित तौर पर यंगर एज ग्रुप के लोगों को भी अपने उठना बैठना, अपने स्पाइन का जैसे कहते हैं ना ख्याल रखें हम, हाँ। कि विग्रस एक्टिविटीज़ ना करें, और ज़रूरत है कि भाई हमारे पेन हो रहा है तो बचें ऐसी कोई एक्टिविटी करने से जिससे कि वो दर्द कल को एक सर्जरी में या आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो वो थोड़ा सा एक लोगों को सोचना और समझना वाली बात है। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते। हेलो। हेलो, राम राम। राम राम सर, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल है कि मैं ड्राइवर हैं जी। मैं गाड़ी के ड्राइवर है ट्रक का। मेरे को कमर में दर्द मैंने पहले थोड़ा थोड़ा था, उतरने में बैठे बैठे हो जाता था, तो मैं अपना गोड़ हाथ जाल लेने से ठीक हो जाता था। बाद में ऐसा हो गया कमर से मैंने उठना बैठना मुश्किल हो गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले दर्शक ने जो सवाल पूछा था मोटा मोटा उसी के आसपास आपकी भी बात घूमती है। हाँ। कि अगर आप एक ड्राइवर हैं और लंबी सिटिंग आपकी है क्योंकि गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित है जर्क भी लगता है। तो जो इस तरह के जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स वगैरह जो है जो लंबी लंबी गाड़ियां चलाते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो जर्क का होता है। लंबी सिटिंग तो आप कर ही रहे निश्चित है, ट्रक गाड़ी जो भी आप बस चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, पर एक जर्क जो लगता है वो
धीरे धीरे उसका जो प्रेशर बिल्डअप होता है स्पाइन में, क्योंकि स्पाइन ही उस झटके को झेलता थे, आपके लिए समझा पाऊँ तो मैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी काफ़ी सीवियर हो गई। अगर आपसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा है तो आपके लिए मैं ये राय वही दूंगा जो पिछले दर्शक को दी थी कि आप केवल अपने घर पे ट्रीटमेंट या कुछ ना करें, आप प्रॉपर एक न्यूरो सर्जन को दिखाएं। ऑपरेशन भी करा चुके हैं ऐसा भी उन्होंने बोला है, तो अच्छा, वो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, उस ऑपरेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन आपने कराया है और किसी ड्यूरेशन में आपको वो लगता है कि वो टिक नहीं पा रहा है या वो फेल हो रहा है और प्रॉब्लम्स आपकी रिलीव नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीडू सर्जरी या पेशेंट को दोबारा से एनालिसिस करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि पेशेंट एक बार सर्जरी करा के भी अगर वो 2 साल 6 महीने या 5 साल कुछ भी ड्यूरेशन में वापस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो रीडू सर्जरी के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऐसे पेशेंट आज अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अगर एक बार कोई आपने सर्जरी कराई है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे उतना फायदा नहीं हुआ या मेरी प्रॉब्लम्स अभी वर्सन नहीं है, अच्छी नहीं हुई है, तो आप निश्चित तौर पे कोई और बेटर न्यूरो सर्जन या कोई और ऑप्शन को तलाश के उसको भी अपनी प्रॉब्लम्स को दिखा के ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी हमने यूथ की भी बात करी, मैंने आपसे अब सवाल पूछा था कि यूथ में किस तरीके से इस चीज़ को कम किया जाए, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी डाइट और एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल होता है सर इसको कम करने में? देख लीजिए, जो डाइटरी फैक्टर्स हैं उनमें जैसे हमारे बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं, कैल्शियम वगैरह, जो कि फॉस्फोरस जो हड्डी के ढांचे को बनाती है। तो अपना जो खाना पीना हो रहा है आज की रूटीन लाइफ में वो भी पहले से काफ़ी डिफरेंट है। तो वो जो रूटीन अपनी डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी स्पाइन का जो कंपोजिशन है उसको चेंज करती हैं। सबसे पहले अगर यंगर एज ग्रुप की बात करूं सर, लेकिन आपके अकॉर्डिंग डाइट प्लान क्या होना चाहिए आज के टाइम पे? आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, आइडियल डाइट ये है कि अपने सीरियल्स हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या दाल हैं, ये जनरली कुछ प्रोटीन्स के, कुछ कैल्शियम के या मिल्क, अच्छा मिल्क, नेचुरल मिल्क आपको मिले, तो ये सारे कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। अब अगर इस एज ग्रुप को छोड़ के मैं एक और इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप को पकड़ता हूँ, जो फीमेल्स हैं जो कि जनरली 40-45 के ऊपर हैं, थोड़ा सा मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि 50 तक होते होते कुछ फीमेल्स में भी स्पाइन जो है वो सीवियरली ऑस्टियोपोरोटिक, आइदर ऑस्टियोपोरोटिक और ऑस्टियोपीनिक, इन दोनों फेजेस में चला जाता है। मतलब उसका स्पाइन का उन हार्मोनल साइकिल्स की वजह से फीमेल का जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो पूरा कैल्शियम हड्डी का खत्म हो जाता है। ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। तो ऐसी फीमेल जो थोड़ा सा मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, उनको भी अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन किसी ना किसी फॉर्म में लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनली जब वो फीमेल्स हमारे पास 50-55 की एज तक आती हैं तो उनकी जो स्पाइन है उसका जो कैल्शियम कंपोनेंट है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से हड्डियों का घनत्व भी नहीं होता, तो नेचुरली उनके फ्रैक्चर्स होना, स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, छोटे मोटे ट्रीवल इंजरीज पे झटके से फ्रैक्चर्स हो गए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, या डिस्क की रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हो गई, या लिस्थेसिस एक एलिमेंट होता है जिसमें स्पाइन आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, या उनके अपन कह रहे हैं फ्लोरोटिक भी स्पाइन डेवलप होता है, बहुत सारे एरियाज अपने फ्लोराइड से ग्रसित हैं, तो उसमें मेल्स फीमेल दोनों सकते हैं। तो एज वाइज भी है और एरिया वाइज भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है इस बीमारी के, और आपको ख्याल रखना चाहिए। सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, डॉक्टर प्रदीप साहू। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए सर अपना। हाँ, मैं भोपाल से प्रदीप जी, क्या सवाल है सर आपका? डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब से पूछना है मेरे को, डॉक्टर साहब रघुवंशी जी से। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी कमर दर्द की बात हो रही है, तो जो कमर दर्द होता है, ये सारे कमर दर्द सामान्य कमर दर्द कब तक रहते हैं और कब ये सामान्य कमर दर्द जो है लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बताइए कैसे पहचाने? क्योंकि कमर दर्द की शिकायत मोर और लेस एक एज के बाद तो सभी को होती है ना, और ये कब व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, तो थोड़ा ये बताइए। दूसरी चीज, कमर दर्द की जो शिकायत होती है सामान्यतः महिलाओं में देखी गई है, या हो सकता है जो वजन उठाने वाले हम्माल होते हैं उनमें भी होती है, तो इसका क्या कारण है? प्लीज लेट मी नो। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमर दर्द एक जो कंपोजिशन है वो एक रूटीन सामान्य पेन है जो कि लंबर स्पाइन या कमर वाले रीजन में जनरली लोगों को होती है। अब इसकी ग्रेविटी इलनेस की फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हायर साइड कहीं तक भी जा सकती है। जब अपन बात करते हैं, जो आपका सवाल था कि लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस वाले एलिमेंट की अपन बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एक रिपीटेड पेन या एक इंटरमिटेंट ऐसा पेन जिसमें आप बेसिकली कुछ फेज के लिए तो आप ठीक थे, फिर आपका वो कमर दर्द वापस रिकर होने लग पड़ा। उसकी ड्यूरेशन भी 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स की ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन में आपने कुछ बेसिक एक ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन वो अब आपके सिम्टम्स जो है वो रिलीव नहीं हो रहे हैं। आपने फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कराई जो कि फर्दर इंडिकेट कर रही हैं कि नहीं यार, ये जो स्पाइनल पेन है लंबर का, ये नॉर्मल नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग या MRI या CT या एक्सरे के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं ना कहीं ये कंप्रेशन का एलिमेंट है
जो कि प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो तब अपन उसको लंबर स्पॉन्डोलिसिस या उस कैटेगरी में जो भी रेस्पेक्टिव जोन का इन्वॉल्वमेंट है, सर्वाइकल का है तो सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस, लंबर है तो लंबर स्पॉन्डोलिसिस की कैटेगरी में डालते हैं। पर लंबर स्पॉन्डोलिसिस या उस तरह से कहना भी एक साइंटिफिक टर्म है। रूटीन भाषा में तो पेशेंट अपनी प्रेजेंटेशन, एक लेमन आदमी हमको उसी रूप में करता है कि सर मेरे तो कमर में दर्द है, और डॉक्टर फिर उसको आइदर लंबर स्पॉन्डोलिसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस या जो भी सेगमेंट है उसमें डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशंस डन बाय द डॉक्टर। अगर इन्वेस्टिगेशंस और वो ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म में जा रही है, या तो कंप्लेंट्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन में जा रही है, या कंप्लेंट जो है वो एमआरआई या अदर इन्वेस्टिगेशंस पर भी एक कंप्रेशन की जोन में जा रही हैं, तो फिर उसको अपन लंबर स्पॉन्डोलिसिस या उस तरीके से फिर अपन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उस बीमारी को। सर कमर दर्द की भी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की आपने बात करी है, तो कमर दर्द और शियाटिका जो है उसमें कौन सी बीमारी, जो कौन सी सिचुएशन पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी कमर दर्द है। यंग लोग हैं उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, और ओल्डर एजेस हैं जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया था कि फीमेल्स बहुत कॉमनली कैल्शियम डिप्राइव्ड होता है मीनोपॉज के आसपास, और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन लेके हमारे पास प्रेजेंट करती हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है वो अकॉर्डिंग टू एज भी है, अकॉर्डिंग टू जेंडर भी है, अलग अलग एज ग्रुप में भी अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल एंड योर वर्किंग स्टाइल, ये भी आपकी प्रेजेंटेशन को डिफाइन करती है। बहुत हैवी वर्क करने वाले बहुत से लोग हैं, उनके अर्ली प्रेजेंटेशन होती है क्योंकि वो रूटीनली या तो कोई वजन उठाते हैं या कोई काम करते हैं, तो इस तरह के लेबर्स की जो है, जैसे लेबर वर्क करने वाले लोग हैं वो बहुत प्रेजेंट करते हैं इस तरह की डिजीज को लेके। सब हम कुछ दिन पहले तो ठीक था, अब हमारे वर्क करते हैं तो रूटीनली एक पेन बन गया है, और वो पेन अब जा ही नहीं रहा है, 2-2 3-3 महीने हो चुके हैं। तो ऐसी वेराइटी है इसकी प्रेजेंटेशन की, और वो वेराइटी ऑफ प्रेजेंटेशन के बाद उसकी जब आप इन्वेस्टिगेशंस में आते हो तो वहाँ भी आपके सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसमें आप अगर एक बेसिक सबसे सिंपल एक जांच कराना चाहें जो रूटीनली मरीज का, वो एक एक्सरे से शुरू करते हैं। अच्छा। तो एक्सरे पे आपको उसकी डेंसिटी क्या है बोन की वो दिखती है। अच्छा। आपको उसमें कोई कंप्रेशन तो नहीं है बोन में, वो दिखता है, क्योंकि एज के साथ कंप्रेशन फ्रैक्चर्स वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। प्लस एक वो बहुत मॉडर्न वे तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ट्रेडिशनल वे है कि आप डिस्क को भी थोड़ा सा लोकलाइज करने की कोशिश करते हो, कि जहाँ पर वो डिस्क एलिमेंट दिखता है वो भी कभी कभी आपको एक्सरे में थोड़ा एविडेंट होता है, तो आप पहचान लेते हैं यार कि इसकी डिस्क की भी प्रॉब्लम है, जनरेट हो रही है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। इससे एक्सरे के ऊपर चलते हैं तो थोड़ा सा खर्चे वाला काम है, लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई आजकल लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, लोग इनको अफोर्ड करते हैं और इनको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। और सीटी स्कैन कराते वक्त आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोन की डेंसिटी क्या है, बोन किस फॉर्म में है, कोई फ्रैक्चर्स हैं, और कहीं लिस्थेसिस एक चीज़ मैंने आपको अभी जिक्र की जिसमें हड्डी आगे पीछे हो जाती है स्पाइन की, कहीं इस तरह के एलिमेंट्स तो डेवलप नहीं हो रहे विद टाइम, ये भी सब देखने को मिलती हैं। फर्दर और कंप्रेशन की बात करूँ तो एग्जैक्टली जो डिफाइन होती है टेरिटरी ऑफ द डिजीज वो एमआरआई के बेसिस पे होती है। और एमआरआई ही वो लास्ट इन्वेस्टिगेशन है जो कि पेशेंट का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि दवाइयों से इलाज, ऑब्लिक सर्जिकल इलाज ही डिफाइन करती है। तो वो एमआरआई जब कोई पेन नहीं जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इंसान 3-3 4-4 महीने निकल चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले ली, अब मेडिसिन के भी लगता है यार साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो एमआरआई हमेशा हमें करवानी चाहिए, और इट इज़ द फाइनल डायग्नोस्टिक टूल, और वही सर्जन को या दूसरी ट्रीटिंग डॉक्टर को डायग्नोज करवाते हैं कि यार इसको अब सर्जरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे महिलाओं की आपने बात करी थी, मेनोपॉज के बाद ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाती है महिलाओं में, क्योंकि कैल्शियम जो है डिक्रीज होता जाता है बॉडी में। महिलाएं, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत सारी महिलाएं हमें देख रही हैं, तो उनके लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं, खास करके हमारे भारतीय महिलाएं जो हैं इस कमर दर्द को बहुत लाइटली लेके इग्नोर कर देती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए महिलाओं के लिए भी खासतौर से मैं कहना चाहूँगा कि बढ़ती एज के साथ महिलाओं को खासतौर से पुरुषों की कंपैरिजन में अपनी स्पाइन को लेकर के बहुत एक अलार्मिंग या अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है, क्योंकि हार्मोनल जो फ्लक्चुएशंस होती हैं 50 की एज तक आते आते वो आपकी बॉडी को बहुत सारी मामलों में अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो स्पाइन की बात करूँ तो कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है, और सीवियर पेन से एक्चुअली बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी एक्टिविटी पे फीमेल्स के शुरू हो जाते हैं, वो बेसिकली इम्पेंडिंग फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन, डोर्सल स्पाइन है, लंबर स्पाइन के सिग्नलिंग होती है कि भाई आपकी स्पाइन कमजोर हो रही है, तो आपके स्पाइन में धीरे धीरे ये सब चेंजेस हो रहे हैं। तो उसमें आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, वो प्रॉपर कुछ टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म्स, कोई फूड की फॉर्म्स भी हो सकती हैं जिसमें हाई रिच हैं कैल्शियम में, अदर प्रोडक्ट्स में, जो आपकी स्पाइन के कैल्शियम या उस डिपोजिशन को मेंटेन रखता है। तो ये सारे वेज हैं जिसमें कि आप कुछ मेडिसिन से, कुछ
डाइटरी प्रोडक्ट से आप उस चीज़ को मैनेज करने की जितनी कोशिशें की जा सकती है। सर बिल्कुल, अगर हम लास्ट जो क्वेश्चन मैं आपसे लेंगी, अगर हम बात करें एक आइडल गाइडलाइन की, अगर हम बात करते हैं तो 5 लाइन में एक आइडल गाइडलाइन जो हमारे जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे ऑल ओवर, वो क्या रहेंगी सर? देखिए, गाइडलाइंस तो रिगार्डिंग सेफ्टी भी हो सकती हैं और मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट भी हो सकती हैं। सेफ्टी की बात करूं तो जैसे हमारा डिस्कशन का लास्ट ये बात है कि भाई एक तो आपके पोस्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बचाव, पहली चीज़ है बचना या प्रिकॉशंस, और दूसरी अगर हो गई प्रॉब्लम तो उसका मैनेजमेंट। तो बचाव की बात करूं तो यंग जनरेशन के लोगों से बात करूंगा कि अगर जिमिंग आप करते हैं तो एक लिमिट तक की एक्सरसाइजेस को आप सेफ्टी टूल के तौर पर रखें, उस लिमिट को कभी भी क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सीवियर इंजरीज में फॉर्म हो सकते हैं, हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग ये सारी एक्सरसाइजेज या जिमिंग से आपसे दूर रहना पड़े। दूसरा हैवी वर्क भी है कि बहुत से लोग रूटीन कोई वर्कर क्लास के लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वेट अपने कंधों पे या इस तरीके से उठाते हैं, तो उस एक जोन है कि भाई 20-30 केजीज तक आप उठा लें, उसके ऊपर 50-60 केजीज की तरफ का जो वेट है उसको जनरली आप ना उठाएं। और भी बार बार लेडीज़ में भी जैसे घर की साफ सफाई और इन मुद्दों को लेकर बात करें तो झुकने का एक वो रहता है एटीट्यूड, तो लंबे लंबे कोई झाड़ू या इस तरह की चीज़ें घर में यूज़ कर लें, क्योंकि बार बार आप जितना बैंड होंगे तो निश्चित तौर पर डिस्क की प्रॉब्लम्स और सीवियर ही होती हैं, वो कम नहीं होने वाली होती। जी सर। तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं, और अगर आपको एक बार लगता है कि नहीं यार मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और मुझे कुछ इसका मैनेजमेंट करना चाहिए, तो प्रॉपर जो आइदर न्यूरोलॉजिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि समय की कमी के चलते हमें थोड़ा प्रोग्राम अभी रोकना पड़ेगा, लेकिन आपने कमर दर्द की जो आम समस्या है उसके लिए बहुत खास जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, उसे बदला नहीं जा सकता। उम्र संबंधी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उसे कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हमारे डॉक्टर साहब और हमारे जो भी विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं उनकी जानकारी को फॉलो किया जाए तो आप बेशक निश्चित रूप से जो बीमारी है उसको गंभीर होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत ही हमारा धर्म है, आपका ख्याल रखना हमारा धर्म है। इसी कामना के साथ मैं अर्पिता माथुर फिलहाल हेलो डॉक्टर के इस सेगमेंट में आपसे इजाजत लूंगी। नमस्कार।